जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। अब आज की बात में इसलिए ऐसा बताया है क्योंकि भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी सम्मानित नारियां हैं जिसको हम कहते हैं सन्नारी। उसके बारे में आज भी हमारे इतिहास के अंदर, इतिहास के पन्नों के अंदर कहीं ना कहीं वो छुपके से बैठी हुई है। पर अगर हम उसको पढ़ते हैं तो लाइक ऐसा प्राउड फील करते हैं कि अच्छा ये सन्नारी की हम बात कर रहे हैं। और उसके बारे में हमें तक आज तक इतिहास में और हमें हिस्ट्री में या हमारे स्कूल में ना ही कोई न्यूज़पेपर में उसके बारे में उल्लेख भी नहीं है। एक छोटा सा वाक्य मैं बताता हूं कि कोई एक ऐसी नारी जो कच्छ के अंदर रहती है, अगर आप कच्छ की नारी को देखना चाहते हो ना, एक फिल्म है उसका नाम है हेल्लारो, आप जरूर देखिएगा। अब वहां की जो स्त्री होती है ना, वो यहाँ पर कडले पहनती है, छुंदड़ा यानी टैटू होता है, और उसके एक ब्लैकिश या रेडिश कलर का उसकी चुन्नी होती है। वो जंगल जैसा होता है ना, वो रेगिस्तान, वहां पर रहती है ना। उसके बाद ठीक तरह से शुद्ध बोली भी नहीं है, कच्ची बोली अलग है थोड़ी ना, सही तरह से बोली है ना, खान पान रहन सहन, जिसको हम कहते हैं अनपढ़ गवार। अगर ऐसी स्त्री यहां से दूर तक आया हुआ पोर्टुगीज और वहां पर कोई नहीं जानने वाला बंदे के साथ वो अपनी भाषा में कम्युनिकेट करके और वहां पर अपने न्याय का बात बोले एंड वहां पर उसको जीत हासिल करवाए, तो वो नाम है लेडी का, दैट इज जेठीबाई। आपको पता है कि आज भी उसके घर के बाहर, जब तक जेठीबाई जिंदा थी, पोर्टुगीज का हर एक बंदा, हर एक अफसर उसके घर के पास निकलता था, हेट उतार के उसको सम्मान देता था। वीक में एक बार उसके घर के बाहर बैंड बजाया जाता था। क्यों? क्योंकि जेठीबाई ने जो कारनामा करके बताया, ऐसा शायद तक आज तक किसी ने नहीं करके बताया। तो देखते हैं ऐसा तो क्या किया जेठीबाई ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने गुजरात के लिए, अपने समाज के लिए, या सारी नारी जाति के लिए, कि अगर हमारे अंदर कोई एक बात जो सही तरह से काम करती है तो तीन वर्ड आपको ज्यादा याद रखना है। और वो क्या है? नंबर 1 संवेदनशीलता, नंबर 2 कोठा सूझ, और नंबर 3 इज अ खुमारी। हर एक लागणीशील स्त्री होती है और महिला है तो उसके अंदर संवेदना होती है। पर खुमारी के साथ जियो कि नहीं कुछ भी बोलोगे और मान लेंगे, ऐसे नहीं है। खुमारी होनी चाहिए। और कोठा सूझ मतलब आपके पास होता है अनुभव का ज्ञान। उसके लिए हमें किताब की जरूरत नहीं होती है, हमने जो जिया है उसके अंदर से जो हमने टोटल करके प्राप्त किया है, वो है हमारा कोठा सूझ। तो आज इस 3 टॉपिक के आधार पे हम जेठीबाई का ये चैप्टर गुजराती का है जिसका नाम है 14 जेठीबाई दुलेराय काराणी। अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा दुलेराय काराणी को। क्यों? क्योंकि गुजराती अगर आप पढ़ते हो और गुजराती के अंदर अगर आपने झवेरचंद मेघाणी का नाम नहीं सुना है तो आपने गुजराती नहीं पढ़ी है ना। सौराष्ट्र रसधार और दूसरा है वो है रढियाड़ी रात। अगर आपको लोक कथा पढ़नी है एंड लोकगीत पढ़ना है तो लोकगीत के लिए रढियाड़ी रात है, लोक कथा के लिए सौराष्ट्र रसधार, और इसके लिए है झवेरचंद मेघाणी। अब झवेरचंद मेघाणी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर प्रसिद्ध है एंड इसके लिए उसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय शायर। अब ये राष्ट्रीय शायर यहां पर क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो दुलेराय काराणी, झवेरचंद मेघाणी, सिमिलर है ना। तो दुलेराय काराणी कच्छ की लोक कथा लिखते थे कच्छी भाषा में, और उसके कारण से कच्छ के मेघाणी उसको कहा जाता है। झवेरचंद मेघाणी नहीं, कच्छना मेघाणी, दुलेराय काराणी। एक तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरी बात क्या है, मैंने आपको आगे भी बताया 26/2/1896, 26/2 इस दिन को इसका जन्म हुआ एंड 26/2 इस दिन मृत्यु भी हुआ है। तो नॉर्मली मैंने बताया जन्म तारीख और मृत्यु तारीख कभी पूछी जाती नहीं है, पर अगर कॉमन है तो पूछ लेते हैं। अब तीसरी बात क्या है, ज्यादातर उसकी जो बुक्स है वो कच्छ के ऊपर लिखी गई है और उसका एंडिंग आप देखो यहां पर नंबर 1 है, दैट इज गांधी बावनी, सोनल बावनी। बावनी बावनी वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल हुआ। कच्छना संतों ने कवियों ऐतिहासिक कच्छ कलाधर, काला डूंगर कच्छ जा, ब्लैक हिल्स ऑफ कच्छ, कच्छ के ऊपर उसने बहुत कुछ लिखा है। और इसी के कारण से जेठीबाई भी उसी के लोक कथा के अंदर में से एक है। तो यहां पर हमारे दुलेराय काराणी की ये सारी बातें बोर्ड में पूछी गई है, शॉर्ट आंसर में मैचिंग के अंदर आपको ज्यादा ये याद रखना है। अब चले जाते सीधा हम कहां पर, जेठीबाई के अंदर। तो जेठीबाई क्या है? 17वीं सेंचुरी की बात है और 17वीं सेंचुरी के अंदर भारत के ऊपर बहुत सारे लोग, विदेशी कल्चर यहां पर आकर रहने लगे या फिर कह सकते हैं राज्य करने लगे। शुरुआत तो रहने का काम हुआ था, फिर धीरे धीरे देखा कि हम लोगों में आपस में बढ़ती नहीं है, तो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिश थे, मुगल थे या पोर्टुगीज थे, सबने एक ही चीज अपनाई।
और ये थी 17वीं सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी। उस समय के अंदर धीरे धीरे करके सारे के सारे पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, वो सब यहाँ पर इंडिया में आ रहे थे। अब उस टाइम की बात है कि रावजी भारमल करके जो राजा थे वो कच्छ के अंदर के थे, और कच्छ के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से आज भी भरत गूथन का काम होता है। क्या होता है भरत गूथन? तो भरत गूथन मतलब जिसको हम कहते हैं नीटिंग वर्क, है ना। आप अगर नवरात्रि के अंदर घाघरा चोली, चनिया चोली अगर आपने देखा होगा, उसमें बहुत छोटी छोटी बारीकी की जो नीटिंग वर्क होता है उसको भरत गूथन कहते हैं। अब भरत गूथन के अलावा रंगाट काम यानी कलर करना, वर्णाट काम मतलब नीटिंग वर्क करना, ये सारा वहां पर बहुत पॉपुलर था और आज भी है। वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी जाओगे सबसे पहला नंबर कच्छ का आता है। कच्छ का भरत गूथन वर्ल्ड फेमस माना जाता है। तो कच्छ के अंदर आया है मांडवी, थोड़ा सा अगर आप आगे जाओगे तो मिलेगा जामनगर। ये सारी जगह पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कारखाने थे जो भरत गूथन का तो काम करते थे, पर साथ में रंगाट काम, वणाट काम भी चल रहा था। अब वहां पर रहते थे जेठीबाई और उसके पतिदेव नाम था पंजू खत्री जी। अब उसको लगा कि यहां पर कंपटीशन ज्यादा है, लोग यहां पर है, यहां से माल भी जाता है आता है, पर इस कंपटीशन थोड़ा सा बाहर अगर चले जाए तो बेटर है। तो वो चले जाते हैं गुजरात, और उसके अंदर जो सौराष्ट्र और सौराष्ट्र का एंडिंग एरिया है, सी कोस्ट एरिया, वहां पर है दीव। आपने नाम सुना होगा, बहुत खूबसूरत जगह है, जरूर विजिट करिए एक बार। तो दीव में चले जाते हैं। उसको लगा यहां से भी शिप आती जाती है और यहां से भी धंधा हो सकता है, कंपटीशन कम रहेगी, पर हां अच्छा काम हो सकता है धीरे धीरे करके। तो यहां पर जेठीबाई अपने पतिदेव के साथ आ जाती है दीव के अंदर, और वहां से कच्छ से कुछ कारीगर ले आते हैं। इन कारीगरों के साथ मिलकर रंगाट काम, वणाट काम का एक बड़ा सा कारखाना शुरू कर देते हैं। कारीगर तो अच्छे थे ही, इसके पास कुनेह शक्ति मतलब अच्छी तरह से कारीगरी की पता थे कि किस तरह से क्या क्या डिजाइन बनाने चाहिए, कौन से कलर डालने चाहिए और कैसे व्यापार करना चाहिए। तो इन दोनों ने मिलकर यह कारखाना बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू कर दिया, और वहां से जो कारीगर आए थे वो भी उसके सपोर्ट थे, खाना पीना रहना और उसको समझाना, सारा काम होने लगा। अब उसके अंदर आया था एक लड़का जिसका नाम था कांजी। अब कांजी जो है वो भी इन लोगों के साथ यानी कि कच्छ से इधर आ जाता है। कहां पर? दीव में आ जाता है। अब जब कांजी आया ना तो उसकी पत्नी थी पर उसकी डेथ हो गई थी, और उसका एक बेटा था, उसका नाम था पमो, जो सिर्फ 4 साल का था। अब कांजी के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा थी। क्या? एक तो पमा की केयर करो, ध्यान दो, और उसके साथ साथ धंधा भी करो, खिलाओ पिलाओ और घर को भी चलाओ, है ना। हुआ ऐसा कि करीबन जो ये 10 साल का पमा था, 10 साल का जो पमा था, उसको 4 साल तक यहां पर रहता है। अब जो है पमा 14 ईयर्स का हो जाता है। तो उसकी मम्मी मर जाती है, तो उस वक्त उसकी उम्र 10 साल की थी। जब वहां से इधर आते हैं तो ये अब 10 साल का ही है, परंतु 4 साल अब यहां पर दीव में काम कर रहे हैं। तो काम करने के दौरान उसको अब आ जाता है कांजी को टेंशन कि पता नहीं क्या होगा, एंड वो मरने को पड़ा हुआ है कि मेरे जाने के बाद क्या। अब प्रश्न ये होता है भाई टेंशन किस चीज का है? तो उस वक्त जो पोर्टुगीज सरकार थी वो बहुत सारे नए नए रूल्स रेगुलेशन ला रहे थे, एंड वही रूल्स रेगुलेशन के इफेक्ट पड़ रहा था कांजी के जीवन के अंदर। वो लोग क्या कर रहे थे कि धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, है ना, कन्वर्ट करवा रहे थे। भाई आपको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे भगवान को मानना पड़ेगा, हम जो बोले ऐसा करना पड़ेगा, और अगर आपके मम्मी पापा नहीं है तो उस लड़के को पोर्टुगीज सरकार ले जाते थे, उसको क्रिश्चियन बनाते थे, उसको सोल्जर बनाते थे। तो कांजी बीमार पड़ा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन निकल जाते हैं, और 8 दिन तक उसका जो शरीर के अंदर जान था, प्राण था, वो निकल नहीं रही थी। उसको टेंशन था कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। अब उसकी जो मालकिन है, जिसको यहां पर सब जेठी मां कहते थे, वो मिलने आती है, और सारे जो लोग हैं उसने बताया भाई इस तरह से 8 दिन से बीमार है, परेशान है, ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है। तो जेठी बा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि कांजी भाई शू तकलीफ छे तमने, कहो मने। कांजी भाई कहीं ना बोली शक्या, मात्र अंगुली निर्देश કર્યો પોતાના દીકરા તરફ, અને આટલું ખાલી ઈશારો કરવાથી જ જેઠીબા સમજી ગયા कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और उसने तुरंत ही कांजी का हाथ पकड़ के बोला कि તમે चिंता ना करो, હું છું ને, જેઠીબા જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તમારા દીકરાનો કોઈ વાળ પણ વાંકો ના કરે, તમે चिंता ना करो અને તમારો જીવ ગતે કરો। बस इतना बोलने के साथ ही कांजी भाई की मृत्यु हो जाती है। कांजी भाई की मृत्यु हुई, परंतु उसी वक्त सारी चीजों को हैंडल कर लिया किसने? हमारी जेठीबा ने।
जेठीबा ने तुरंत ही सारे कारीगर को इकट्ठ गया, बोला कि कोई भी ये बात बाहर नहीं पहुंचाएगा कि कांची को क्या हुआ एंड कैसे हुआ, ठीक है। और तुरंत ही रातों रात उसके कारीगर में से एक कारीगर की सुंदर सी प्यारी सी लड़की जो थी उसके साथ पम्मा की शादी करवा दी जाती है, जो कि अब 14 साल का हो चुका था, है ना, 14 साल का हो चुका। और उस समय के अंदर 12, 13, 14 साल के अंदर शादियां होती थी हिंदू धर्म के हिसाब से। तो शादी करवा दी जाती है और उसी के कारखाने के अंदर से वो कारीगर को वहां पर रख दिया जाता था, पमा को। एंड किसी को पता चला नहीं, पोर्टुगेज अफसर को नहीं, पोर्टुगेज पादरी को नहीं, पुलिस को नहीं, वकील को नहीं। और रातों रात ये सारा काम निपटा दिया गया। दूसरे दिन अनाउंसमेंट किया गया कि इस तरह से कांजी की मृत्यु हुई। जैसे ही कांजी की मृत्यु का समाचार मिला कि सारे के सारे पादरी है, ऑफिसर है, वो आ जाते हैं पमा को लेने के लिए। पर वहां पर जैसे हाथ लेने के लिए, बहलाने के लिए आगे गए तो तुरंत ही हमारे जेठी माँ रणचंडी चामुंडा बन के बीच में पड़ी गई। खबरदार, अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो मैं जब तक जिंदा हूं को हाथ मत लगाओ। बोला क्यों? इसकी शादी हो चुकी है, ये मेरा कारीगर है, कारखाना में काम करता है, उसकी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी, उसका घर है। और फिर वहां से पोर्टुगीज चले गए और वो शांति से बैठने वाले नहीं थे। वो गए कोर्ट में मामला दाखिल किया और दूसरे दिन आ गए जज, वकील, लॉयर, पुलिस सब लेकर, बताया भाई ऐसा ऐसा है। परंतु वहां पर जेठीबाई लड़ी और उसको बताया कि देखो ये हमारे हिंदू धर्म के कायदे कानून से हुआ है और अगर यहां पर आपको परेशानी है तो मेरे पास सारे साक्षी है। ये साक्षी ने गवाही दी और बताया कि हाँ हिंदू धर्म के हिसाब से उसकी शादी हो चुकी है। तो पोर्टुगीज सरकार ने चाहते हुए भी उसका कुछ भी कर पाए नहीं और इस तरह से जेठीबाई को एक छोटी सी जीत प्राप्त हुई। और उससे जेठीबाई को लगा कि अगर हम अपने हक के लिए लड़ना शुरू करें ना तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, करेंगे। अब इसी बात के हिसाब से वहां पर एक लॉयर थे, उसको पूछा कि भाई देखो ये जीत हासिल हुई है तो इसके अलावा बहुत सारे और भी तो प्रॉब्लम है मां, क्या उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है? तो क्या हाँ, क्यों नहीं मिल सकता? बोला कैसे? तुरंत ही उसने सारी बातें बताई, देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम का ऐसा ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है। बोला अच्छा, तो क्या हाँ चलो करते हैं। बोला क्या करते हैं? नहीं हो पाएगा। बोला कैसे? बोला आप अगर एप्लीकेशन लिखोगे तो जाएगा तो यहां के गवर्नर के पास ही। तो क्या हाँ, और गवर्नर खुद ही नहीं चाहता है तो आपको कैसे जीत दिलाएगा? बोला तो फिर क्या करें? बोला ये जो गवर्नर है ना वो पोर्टुगीज के अंदर उसका राज्य चलाने वाली एक रानी है, उसका नाम है डॉन ल्यूजा। उसके कहने पे सारे गवर्नर अपना काम करते हैं। तो आपको जो प्रॉब्लम है ना उस गवर्नर को मत बताओ, जाके उसको बताओ। तो वो कैसे करेंगे? बोला एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। बोला ठीक है लिख के दो। अब बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एप्लीकेशन लिखी गई। एप्लीकेशन जिस तरह से लिखी गई, अब जिसका नॉलेज था वो जेठीबाई को बहुत अच्छी तरह से आता था। वो क्या था? वो था कपड़ा करने का, रंगाट काम करने का, डिजाइन करने का। तो जो एप्लीकेशन है उसको लकड़े के अंदर कार्विंग करके एक बड़ी सी चुंदड़ी यानी कि चुन्नी बनाई गई, उसके आसपास में मस्त बॉर्डर बनाए गए, फूल वेल उन सब की, एंड उसके अंदर एज इट इज जो एप्लीकेशन थी वो छापी गई। अब एप्लीकेशन सिंपल से नहीं चलेगी, प्रॉब्लम तुम्हारा है तो नहीं, इसके साथ साथ कोई और सपोर्टर है तो क्या हाँ, तो जो भी बड़े बड़े ऑफिसर थे, जो भी वहां पर रहने वाले लोग थे, उन सब का भी उसके अंदर नाम लिखा गया, साइन ली गई, अंगूठा मारा गया, भाई ये सारे प्रॉब्लम्स हमें हैं और उसका सॉल्यूशन चाहिए। अब वो जो एप्लीकेशन है, वो जो चुंदड़ी है वो ले ली गई। अब उसको देने कौन जाएगा? तो देने के लिए जाने के लिए और कोई तैयार नहीं हुआ तो आखिरकार जेठीबाई तैयार हो जाती है। अब यहां से पोर्टुगीज जाना, और उस वक्त अभी की तरह थोड़ा था प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है, चलो बैठ जाओ। उस वक्त बड़े से लकड़े के जहाज आते थे, उस जहाज के अंदर लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी और वो भी 2 वीक तक की। अब 2 वीक की ट्रैवलिंग करने के लिए हमारी जेठीबाई रेडी हो जाती है। एक मखमल का, जिसको हम किनखाब, उसका एक मस्त अच्छी तरह से एक थैली बनाई जाती है, उसके अंदर एप्लीकेशन डाली जाती है और जेठीबाई चढ़ जाती है सीधी जहाज के अंदर। जहाज के अंदर 2 वीक का ट्रैवलिंग करते हैं और पहुंच जाते हैं पोर्टुगीज सरकार के पास। वहां पर सारे के सारे गोरे लोग होते हैं, वो अपनी पोर्टुगीज भाषा में, इंग्लिश भाषा में, पता है कौन कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। ना हमारा खाना है, ना रहन सहन है, ना अपने लोग है, ना अपनी भाषा, कुछ भी नहीं है। और वहां पर जेठीबाई पहुंचती है, अपनी अगर कुनेह है, अगर अपनी कारीगरी है, और यहां पर वर्ड है कोठा सूझ है ना, तो आप किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हो। वहां पर 2 अच्छे से ऑफिसर यानी गवर्नर मिले, उसके सामने अपनी बात रखी। और एक स्त्री जब किसी को समझाने की बात करे तो सामने वाला समझ भी सकता है। तुरंत ही गवर्नर ने उसकी बात मान ली, बोला कि चलो हम आपको रानी के दरबार में ले जाते हैं। रानी के दरबार में ले गए और वहां पर रानी के दरबार में जब जेठीबाई जाती है तो हाथ में एक मशाल लेके जाती है, वो भी जलती हुई मशाल लेके।
तो रानी ने पूछा ये क्या है, ये तो दिन है और दिन के अंदर आप मशाल लेके क्यों आ रहे हो? बोला आपके राज्य जिस तरह से चल रहा है ना उसमें चारों ओर अंधकार ही है, अब इस अंधकार को मिटाने के लिए मैं मशाल लेके आई हूं। ये मशाल जो है वो उजाला डालेगा। क्यों? कि आप हमारे पे राज्य कर रहे हो, आप जैसे बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और हमारे टैक्स के द्वारा आपका वहां पर काम हो रहा है और उसी के द्वारा आपका भी काम हो रहा है, परंतु आप हमें ही परेशान करोगे। ये कहां की न्याय है, ये गलत चल रहा है। अब डॉन ल्यूजा ने उसकी लंबी सी जो चुन्नी है वो खोली, नाम दिया उसको पान द जेठी, और उसको पढ़ती गई, समझती गई और उसके आंखों में से भी आंसू निकल गए। एक माता थी, एक स्त्री थी, महिला की बात नहीं समझ पाएगी तो किसकी बात समझ पाएगी? और तुरंत ही उसने ताम्रपत्र मंगवाया ना, कॉपर का नहीं, और बड़ा सा होता है, वो बुलवाया गया कि जो जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी वहां के गवर्नर है उसको सारे के सारे ये बात पहुंचा दी जाए कि आज से ये सारी चीजें बंद की जाएगी और ये कारा काम आज से चालू करवाया जाएगा। और इसके अलावा एक ताम्रपत्र में और भी लिखा गया कि जब तक जेठीबाई जिंदा है उसके घर के पास से जो भी पोर्टुगीज गवर्नर या जो भी ऑफिसर, छोटा सा सोल्जर भी निकलेगा वो अपनी हेड नीचे उतारेगा, सम्मान देगा, फिर आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, वीक में एक दिन जेठीबाई के घर के बाहर बैंड बजाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, फिर जाएंगे। तो अगर एक सामान्य स्त्री, छोटी सी जगह पर आने वाली स्त्री अगर कुछ करने के लिए ठान लेना तो उसको कोई रोक सकता नहीं है। इवन उसके ऊपर काम करने वाले इतनी बड़ी पावरफुल सत्ता थी, पोर्टुगीज सत्ता, तो भी वो अपनी बात मनवा सकी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था यही सही है और आप लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। तो ये थी जेठीबाई जिसके ऊपर हमें सबको प्राउड है कि गुजरात की ये नारी जो यहां से लेकर अपनी बात पोर्टुगीज तक मनवाने चली गई, मनवाई भी, मान सम्मान भी लिया। उसी तरह से आप अपने जीवन के अंदर कुछ पाना चाहते हो ना, बस अपने आप को ठानने के लिए तैयार कर दो कि मुझे इसके लिए तैयार होना है, बस सारी की सारी चीज आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी बातें हैं जेठीबाई की जो मैंने आपको पूरे हिंदी में बताया, ये यहां पर एकदम देसी भाषा में, कच्छी भाषा में, और उसका थोड़ा सा ट्रांसलेट गुजराती में किया है हमारे दुले भाई काराणी ने, और ये आपके सामने उसका वर्ड टू वर्ड है। उसके अंदर कुछ बातें आपको खास अच्छी तरह से याद रखनी है। एंड वो क्या है, जैसे यहां पर दिया गया ये दो ऑफिसर का नाम, उसका नाम है एंटोनियो मेलो द क्रिस्टो, साथ में बोलो एंटोनियो मेलो द क्रिस्टो, और दूसरा नाम है एनली क्रेस्टो दराल। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। और जो मान सम्मान में दिया गया वो यहां पर है कि एक अठवाडियाમાં एक દિવસ તેના ઘરની આગળ બેન્ડ વગાડવાનું, और जो भी उसके घर के पास से પોર્ટુગીઝ ઓફિસર નીકળે તેને ઘરની બહાર પસાર થાય ત્યારે એને પોતાના માથા પરની હેટ ઉતારી દેવાની। તો ये ગજા બહારનું કામ કરનાર, પોતાનાથી વધારે થઈ શકે ઉપરવટનું કાર્ય કરનાર, એ थी हमारी जेठीबाई। और जेठीबाई के कुछ शब्द खास याद रखें, समानार्थी, विरोधार्थी, और इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है रूढ़ि प्रयोग। आपको खास याद रखना है ये ग्रामेटिकल पार्ट के अंदर, और ये चैप्टर, ये सेकंड टर्म एंड फाइनल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको पूरा हिंदी में दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है नीचे कमेंट्स करिएगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है।